कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप रात को सोने जाते हैं, आपकी बॉडी थकी हुई है, आंखें बंद है, रूम एकदम साइलेंट है, लेकिन कोई अंदर लगातार बोल रहा होता है, कल क्या होगा, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, अगर सब खराब हो गया तो आप डिसाइड करते हैं बस अब नहीं सोचना है, लेकिन सोच और तेज हो जाती है। अब सवाल यही है, जो सोच रहा है वो कौन है? क्या वो ब्रेन है, या वो माइंड है, क्या वो इमोशन है, या वो मेमोरी है, या कोई और है जो इन सबको देख रहा है? मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, सर्किट्स हैं, केमिकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, थॉट्स, इमोशंस, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग सब ब्रेन एक्टिविटी से जुड़े हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल है, अगर सब ब्रेन है तो फिर मैं अपने विचारों को देख रही हूँ, ये एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? ब्रेन खुद को कैसे देखता है? यही वो जगह है जहाँ वेस्ट आज भी कंफ्यूज्ड है माइंड और ब्रेन के रिलेशन को लेकर, और यही वो जगह है जहाँ भारत हजारों साल पहले एक बहुत ही रिफाइंड इनर मैप दे चुका था। भारत ने सिर्फ ये नहीं पूछा दिमाग कैसे काम करता है, भारत ने पूछा मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, और इन सब के पीछे देखने वाला कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी टॉपिक पर आज का ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने ब्रेन को बहुत अद्भुत लेवल तक समझा है। आज हमारे पास MRI, FMRI, EEG, पेट स्कैन्स, ब्रेन मैपिंग, न्यूरल सर्किट्स की स्टडी सब मौजूद है। साइंटिस्ट ये देख सकते हैं कि जब आप डरते हैं तो आपका एमाइगडाला एक्टिव होता है, जब आप प्लानिंग करते हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है, जब आप मेमोरी रिकॉल करते हैं तो हाइपोकैम्पस की भूमिका आती है, जब आप रिवॉर्ड की तरफ खींचते हैं तो डोपामिन पाथवेज एक्टिवेट होते हैं। NIH के ब्रेन बेसिक्स के अनुसार ब्रेन शरीर के मूवमेंट, सेंसेस, इमोशंस, लैंग्वेज, थिंकिंग और मेमोरी जैसी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू बॉडी और ब्रेन को मैसेज भेजता है। मतलब वेस्टर्न साइंस ने हार्डवेयर को तो बहुत गहराई से समझा है, ब्रेन का कौन सा हिस्सा किस काम से जुड़ा है, कौन सा केमिकल मूड को इन्फ्लुएंस करता है, कौन सा सर्किट फियर से जुड़ा है और कौन सा नेटवर्क अटेंशन से जुड़ा है, ये सब जानना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम पूछते हैं ब्रेन एक्टिविटी से सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कैसे जन्म ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गुलाब देखते हैं, साइंस बता सकती है कि लाइट रेटिना पे पड़ी, सिग्नल ऑप्टिक नर्व से गया, विजुअल कॉर्टेक्स एक्टिव हुआ, लेकिन गुलाब सुंदर है, ये एक्सपीरियंस कहाँ से आया? जब आप किसी अपने को याद करते हैं, साइंस बता सकती है कि मेमोरी सर्किट्स एक्टिव हुआ, लेकिन उसकी याद में जो दर्द उठा, वो पेन सिर्फ न्यूरॉन्स फायरिंग है या उससे अधिक कुछ और? यहीं पर मॉडर्न न्यूरोसाइंस माइंड ब्रेन प्रॉब्लम से टकराती है। आज भी कॉन्शियसनेस को लेकर कई थ्योरीज हैं, ग्लोबल न्यूरोनल वर्कस्पेस थ्योरी, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी, प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग, एक्टिव इन्फेरेंस, हायर ऑर्डर थ्योरीज। 2025 में नेचर में पब्लिश्ड कॉगिटेट कंसोर्टियम ने IIT और ग्लोबल न्यूरोनल वर्कस्पेस जैसी थ्योरीज को डायरेक्ट एडवर्सरियल टेस्टिंग में कंपेयर किया, जो दिखाता है कि कॉन्शियसनेस पर साइंस अभी भी कंपीटिंग मॉडल्स के बीच एविडेंस खोज रही है। यानी साइंस ऑनेस्ट है, वो कहती है ब्रेन दिख रहा है, एक्टिविटी दिख रही है, पैटर्न्स दिख रहे हैं, लेकिन माइंड और कॉन्शियसनेस का पूरा आंसर अभी फिक्स्ड नहीं है। आज न्यूरोसाइंस में एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि क्या माइंड सिर्फ ब्रेन का आउटपुट है या ब्रेन माइंड का ही इंस्ट्रूमेंट है? क्या कॉन्शियसनेस ब्रेन से पैदा होती है या ब्रेन कॉन्शियसनेस को एक्सप्रेस करने का मीडियम है? वेस्टर्न फ्रेमवर्क में कई बार माइंड को ब्रेन की इमर्जेंट प्रॉपर्टी माना जाता है, मतलब ब्रेन की कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी से माइंड इमर्ज हो जाता है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर माइंड सिर्फ ब्रेन का आउटपुट है तो फिर अवेयरनेस क्या है, डिसीजन लेने वाला कौन है, सेल्फ कंट्रोल कहाँ से आता है, और मेडिटेशन में
जब व्यक्ति अपने थॉट से अलग होकर उन्हें देखता है, वो देखने वाला कौन है? यहीं पर भारत का फ्रेमवर्क आता है। भारत ने ब्रेन को डाइसेक्ट करके नहीं देखा था, भारत ने कॉन्शियसनेस को ऑब्जर्व करके देखा था। भारत की परंपरा एक्सपेरिमेंटल थी, लेकिन उसकी लेबोरेटरी बाहर नहीं थी, अंदर थी। मॉडर्न साइंस माइक्रोस्कोप से सेल देखती है, भारत ने ध्यान से थॉट्स देखा। मॉडर्न साइंस स्कैनर से ब्रेन एक्टिवेशन देखती है, भारत ने साधना से मन की गति देखी। मॉडर्न साइंस पूछती है ब्रेन में क्या हो रहा है, भारत पूछता है अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय दर्शन में एक बहुत पावरफुल शब्द आता है, अंतःकरण, यानी इनर इंस्ट्रूमेंट। ये कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है, ये इनर फंक्शनिंग का फ्रेमवर्क है। इंडियन थॉट में कॉमनली इनर सिस्टम को 4 पार्ट्स में समझाया गया है। सबसे पहले आता है मनस, बुद्धि, फिर चित्त, फिर अहंकार। सांख्य और वेदांतिक ट्रेडिशन में अंतःकरण को इनर इंस्ट्रूमेंट कहा गया है। सांख्य में मनस, अहंकार और बुद्धि की त्रयी आती है, जबकि वेदांतिक प्रेजेंटेशन में चित्त को मेमोरी और इंप्रेशंस के रूप में जोड़ा जाता है। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। मनस यानी मन, लेकिन यहाँ माइंड का मतलब पूरा माइंड नहीं है। इंडियन फ्रेमवर्क में मनस एक स्पेसिफिक फंक्शन है। मनस वो है जो सेंसेस से डेटा लेता है। ऐसे समझिए, आपने कुछ देखा, कुछ सुना, किसी ने आपकी तारीफ की, किसी ने आपकी इंसल्ट की, फोन पर नोटिफिकेशन आया, इंस्टाग्राम पर किसी को सक्सेसफुल देखा, ये सब सेंसेस से इनपुट बनकर मनस तक आते हैं। मनस का काम है संकल्प विकल्प, यानी ये करना है या नहीं करना है, ये अच्छा है या बुरा है, जाऊं ना जाऊं, रिप्लाई करूं इग्नोर कर दूं, गुस्सा करूं या चुप रहूं। मनस कॉन्स्टेंटली विकल्प बनाता रहता है। जैसे आप डाइट पर हैं, सामने आपके गुलाब जामुन आ गया, मनस कहेगा खा ले, फिर कहेगा नहीं नहीं मत खा, फिर कहेगा एक ही तो है, फिर कहेगा अरे कल से डाइट करेंगे। ये है मनस। वेस्टर्न न्यूरोसाइंस इसे अटेंशन, सेंसरी इंटीग्रेशन, वर्किंग ऑप्शंस, इमोशनल इम्पल्सेस और कॉग्निटिव प्रोसेसिंग की लैंग्वेज में देख सकती है, लेकिन इंडियन फ्रेमवर्क ने इसे बहुत ह्यूमन लैंग्वेज में समझाया। मनस इज द वेवरिंग माइंड, जो इधर भी जाता है उधर भी जाता है। इसलिए मन को कंट्रोल करने की बात बहुत जगह आती है, क्योंकि मन इनपुट से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। अगर एनवायरनमेंट बदला तो मन बदल गया, अगर एसोसिएशन बदला तो मन बदल गया, अगर फूड बदला मन बदल गया, अगर कंटेंट कंजम्पशन बदला मन बदल गया। आज साइकोलॉजी भी यही कहती है, अटेंशन और बिहेवियर एनवायरनमेंट से शेप होते हैं। लेकिन भारत ने हजारों साल पहले कह दिया था, सेंसेस के पीछे भागता मन स्थिर नहीं रह सकता। अब आता है बुद्धि। बुद्धि सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है, बुद्धि का मतलब है विवेक, राइट और रॉन्ग में फर्क, परमानेंट और टेम्पररी में फर्क, नीड और ग्रीड में फर्क, इम्पल्स और विजडम में फर्क। मनस कहता है मुझे अभी चाहिए, बुद्धि पूछती है क्या सच में अभी जरूरी है ये। मनस कहता है गुस्सा कर दे, बुद्धि पूछती है बाद में पछताना तो नहीं पड़ेगा। मनस कहता है दुनिया क्या कहेगी, बुद्धि पूछती है सच क्या है। यही फर्क है। वेस्टर्न न्यूरोसाइंस में अगर हम रफ कंपैरिजन करें तो बुद्धि को एग्जीक्यूटिव फंक्शन, कॉग्निटिव कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, इनिबिशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इन तमाम फंक्शन से कंपेयर कर सकते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इन फंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना होगा, इंडियन बुद्धि केवल ब्रेन रीजन नहीं है, ये एक फंक्शनल प्रिंसिपल है। भारतीय दर्शन का कहना है कि मन को बुद्धि से गाइड करना होगा। यही बात भगवत गीता में भी आती है। गीता का 3 अध्याय 42वें श्लोक को अगर देखेंगे तो कहा गया है कि सेंसेस से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से भी ऊपर आत्मा है। ट्रांसलेशन में भी यही हायरार्की आती है, सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट एंड बियॉन्ड इंटेलेक्ट द सेल्फ। ये कितनी अद्भुत बात है। आज न्यूरोसाइंस कहती है इम्पल्स को रेगुलेट करने के लिए हायर ऑर्डर कंट्रोल चाहिए। गीता कहती है इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, यानी अगर मन भटक रहा है तो उसे और भटकते हुए मन से नहीं रोक सकते। अब मन को बुद्धि चाहिए। आज सेल्फ कंट्रोल वर्कशॉप्स में भी यही सिखाया जाता है, पॉज, रिफ्लेक्ट,
रिफ्रेम, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। भारत इसे कहता था बुद्धि से मन को साध लो। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, चित्त। चित्त को अक्सर माइंड स्टफ, मेमोरी, इम्प्रेशन, सबकॉन्शियस स्टोर हाउस की तरह समझाया जाता है। आपके भीतर जो कुछ जमा है, एक्सपीरियंस हो, मेमोरीज, फियर्स, डिजायर्स, संस्कार, हैबिट, इमोशनल रेसिड्यूज, ये सब चित्त की फील्ड में समझा जा सकता है। जैसे किसी ने बचपन में आपकी इंसल्ट की और आप आज बड़े हो गए हैं, आज कोई वैसा ही टोन अगर यूज करता है तो आप डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन करंट सिचुएशन से नहीं आया, चित्त में पड़े पुराने इम्प्रेशन से उठा है। जैसे किसी को पानी से डर लगता है, किसी को रिजेक्शन से लगता है, किसी को फेलियर से, तो किसी को अकेलेपन से। कई बार रीज़न इमीडिएट नहीं होता, रूट उसका बहुत डीपर होता है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे सबकॉन्शियस पैटर्न, इम्प्लिसिट मेमोरी, कंडीशनिंग, ट्रॉमा मेमोरी, इमोशनल लर्निंग जैसी लैंग्वेज से समझती है। न्यूरोसाइंस के अनुसार ब्रेन प्लास्टिक है। नर्वस सिस्टम एक्सपीरियंस के रिस्पॉन्स में अपनी एक्टिविटी, स्ट्रक्चर और कनेक्शन बदल सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को नर्वस सिस्टम की एडेप्टिव, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज की एबिलिटी कहा जाता है। इंडियन फ्रेमवर्क कहता है अनुभव सिर्फ गुजरते नहीं, संस्कार बनते हैं। यानी जो आप बार बार करते हो वो आपकी आदत बन जाता है, जो आप बार बार सोचते हो वो आपकी वृत्ति बन जाती है, जो आप बार बार महसूस करते हो वो चित्त में पैटर्न बन जाता है। फिर वही पैटर्न फ्यूचर परसेप्शन को कलर करता है। आप रियलिटी नहीं देखते, आप रियलिटी प्लस चित्त का फिल्टर देखते हैं। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र का सबसे फेमस जो सूत्र है वो यही है, योग चित्त वृत्ति निरोध। मतलब योगा इज द स्टिलिंग और कंट्रोलिंग ऑफ द फ्लक्चुएशन, मोडिफिकेशन ऑफ चित्त। अब देखिए कितना डीप है ये। योग का मतलब सिर्फ बॉडी स्ट्रेचिंग नहीं है, योगा का मतलब है चित्त की वृत्ति को समझना, उसे देखना और उसे शांत करना। क्यों? क्योंकि जब तक चित्त डिस्टर्ब्ड है, आपका परसेप्शन डिस्टर्ब्ड है। जब तक परसेप्शन डिस्टर्ब्ड है, डिसीजन डिस्टर्ब्ड है। जब तक डिसीजन डिस्टर्ब्ड है, आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब्ड है। इसलिए भारत ने कहा रूट पर काम करो। सिर्फ बिहेवियर बदलने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ थॉट बदलने से भी बात पूरी नहीं बनेगी, चित्त की वृत्ति को देखना पड़ेगा। अब आता है अहंकार। अहंकार का मतलब जो जिसे हम समझते हैं घमंड, सिर्फ उतना नहीं है। कॉमन हिंदी में हम कहते हैं उसमें बहुत अहंकार है, लेकिन इंडियन साइकोलॉजी में अहंकार का मतलब है आई मेकर। वो फंक्शन जो कहता है मैं बॉडी हूँ, मैं मेरी प्रोफेशन हूँ, मैं मेरी सक्सेस हूँ, या मैं मेरी फेलियर हूँ, मैं मेरी ये इमेज हूँ, मैं मेरी वो ओपिनियन हूँ। अहंकार आइडेंटिटी बनाता है। और प्रॉब्लम आइडेंटिटी से नहीं है, प्रॉब्लम आइडेंटिटी से चिपक जाना है। अगर किसी ने आपके थॉट्स को रिजेक्ट किया और आपको लगा कि उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, यह अहंकार है। अगर किसी ने आपके काम की क्रिटिसिज्म की और आपको लगा कि आपके अस्तित्व पे हमला हो गया, यह अहंकार है। अगर आपकी पोस्ट पर लाइक कम आए और मूड खराब हो गया, यह अहंकार है। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे आप सेल्फ कॉन्सेप्ट, ईगो आइडेंटिटी, नैरेटिव सेल्फ, सेल्फ रेफरेंशियल प्रोसेसिंग जैसी भाषा में समझ सकते हैं। न्यूरोसाइंस में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जैसे ब्रेन नेटवर्क, सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी और माइंड वॉन्डरिंग से जुड़ा देखा गया है। NIMH रिसर्च फ्रेमवर्क्स भी ब्रेन सर्किट्स, बिहेवियर और एक्सपीरियंस के संबंध को समझने पे जोर देता है। लेकिन इंडियन फ्रेमवर्क कहता है सेल्फ की स्टोरी और सेल्फ की रियलिटी दोनों दो अलग चीजें हैं। अहंकार स्टोरी बनाता है, आत्मन विटनेस है। स्टोरी बदलती रहती है, विटनेस देखता रहता है। आप बचपन में कुछ और थे, आज कुछ और है, कल कुछ और होंगे। बॉडी बदली, थॉट्स बदले, बिलीफ बदले, रिलेशनशिप बदल गया, लेकिन क्या कोई ऐसा अनुभव नहीं है कि मैं वही हूँ जो इन चेंजेस को देख रहा है? भारत कहता है वहीं से इंक्वायरी शुरू होती है। वेस्टर्न साइंस हिस्टोरिकली ब्रेन को मशीन या कंप्यूटर की तरह समझती रही। इनपुट आया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट निकल गया। लेकिन अब इवन मॉडर्न साइंस भी इस मेटाफर की लिमिट्स देख रही है। ब्रेन एज अ कंप्यूटर मेटाफर पर कई रिसर्चर्स ने सवाल उठाए कि ये लिविंग, एम्बॉडेड, गोल डायरेक्टेड ह्यूमन बिहेवियर को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाता, क्योंकि इंसान सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेसर नहीं है, इंसान यादों का जीव है, इंसान इच्छाओं का जीव है।
इंसान डर का भी जीव है, इंसान अर्थ खोजने वाला जीव है, इंसान विटनेसिंग कॉन्शियसनेस वाला जीव है। ब्रेन स्कैन में एक्टिविटी दिख सकती है, मीनिंग नहीं दिखता। एमआरआई में रीजन एक्टिव दिख सकता है, लेकिन प्रेम का अर्थ नहीं दिखता। ईईजी में वेव्स दिख सकती है, लेकिन ध्यान की शांति का रस नहीं दिखता। यही भारत की ताकत है। भारत कहता है ह्यूमन को सिर्फ बायोलॉजिकल मशीन मत समझो, उसके पास शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और इन सब के पीछे ऑब्जर्वर है। ये कोई ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, ये सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन था। आज मॉडर्न थेरेपी भी धीरे धीरे इसी डायरेक्शन में आ रही है। माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज थॉट को ऑब्जर्व करना सिखाती है। कॉग्निटिव थेरेपी थॉट और रियलिटी में फ़र्क करना सिखाती है। ट्रॉमा थेरेपी बॉडी और मेमोरी के रिलेशन को समझती है। न्यूरोसाइंस न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करती है। मेडिटेशन रिसर्च अटेंशन रेगुलेशन की बात करती है। लेकिन भारत ने इन सब को एक इंटीग्रेटेड इनर साइंस में रखा था। मान लीजिए किसी ने आपकी पब्लिकली इंसल्ट कर दी, वेस्टर्न फ्रेमवर्क कहेगा साउंड वेव्स ईयर में गई, ऑडिटरी कॉर्टेक्स ने प्रोसेस कर लिया, एमाइगडाला थ्रेट डिटेक्ट कर गया, स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो सकता है। अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रेगुलेट करेगा या तो फेल कर देगा, मेमोरी नेटवर्क पुराने एक्सपीरियंस एक्टिवेट करेंगे, हॉर्मोन्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बॉडी को फाइट और फ्लाइट में डाल देंगे। सब सही है, ये सब बहुत सही है और बहुत यूजफुल भी है। लेकिन अब इंडियन फ्रेमवर्क उसी घटना को कैसे देखेगा? पहले इंद्रियां इनपुट लेंगी, आपने इंसल्ट सुना, फिर मनस रिएक्ट करेगा, इसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। फिर चित्त से पुराने संस्कार उठेंगे, मुझे हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। फिर अहंकार बोलेगा ये तो मेरी बेइज्जती हो गई। फिर बुद्धि अगर जागी है तो कहेगी रुको, स्थिति को देखो, रिएक्शन ज़रूरी है या रिस्पॉन्स ज़रूरी है। और अगर साधना है तो ऑब्जर्वर देखेगा मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है। यही डिफरेंस है। वेस्टर्न मॉडल इवेंट की न्यूरल मैकेनिक्स बताता है, इंडियन मॉडल इनर एक्सपीरियंस का आर्किटेक्चर बताता है। एक बाहर से देखता है, एक अंदर से देखता है, और जब दोनों मिलते हैं तब कंप्लीट पिक्चर बन जाती है। अब इसको क्लियर करते हैं कि ब्रेन क्या है। ब्रेन फिजिकल ऑर्गन है, न्यूरॉन, सिनेप्सिस, सर्किट्स, केमिकल नेटवर्क, ये सब ब्रेन का हिस्सा है। माइंड क्या है? माइंड कोई सिंगल ऑब्जेक्ट तो है नहीं। माइंड थॉट्स, इमोशंस, मेमोरी, अटेंशन, इमेजिनेशन, डिज़ायर, आइडेंटिटी और अवेयरनेस से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस फील्ड है। वेस्टर्न साइंस में कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि माइंड को ब्रेन में लोकेट करना बड़ा मुश्किल है। थॉट्स कहाँ है, मेमोरी कहाँ है, सेल्फ कहाँ है, अवेयरनेस कहाँ है। हर फंक्शन के न्यूरल कोरिलेट्स मिलते हैं, लेकिन माइंड कहीं नहीं मिलता। इंडियन फ्रेमवर्क इस कंफ्यूजन को डिफरेंटली हैंडल करता है। भारत कहता है माइंड एक चीज़ नहीं है, इसे फंक्शंस में देखो। मनस जो विकल्प बनाता है, बुद्धि जो निर्णय और विवेक देती है, चित्त जहाँ इंप्रेशंस और वृत्तियाँ हैं, अहंकार जो मैं की आइडेंटिटी बनाता है। अब सडनली माइंड कोई वेग चीज़ नहीं रहती, ये एक लेयर्ड सिस्टम बन जाता है। और यही भारत का जीनियस होना है। जब वेस्ट पूछ रहा था माइंड ब्रेन से कैसे निकलता है, भारत पूछ रहा था इनर इंस्ट्रूमेंट के कौन से लेयर कौन सा अनुभव उठाते हैं। इसीलिए इंडियन फ्रेमवर्क थेराप्यूटिक भी है, स्पिरिचुअल भी है और प्रैक्टिकल भी है। अब सवाल ये है कि ब्रेन और माइंड के बारे में इतना तो जान लिया, लेकिन ये आज के लोगों के लिए या यूथ के लिए रिलेवेंट कैसे है? देखिए, आज की सबसे बड़ी समस्या इंफॉर्मेशन की कमी अब नहीं है, इनर क्लैरिटी की कमी है। आज हर आदमी के पास फ़ोन है, उसमें इंटरनेट है, अब तो एआई भी है, कंटेंट है, लेकिन मन स्थिर नहीं है। हर तरफ कंपैरिजन है, हर तरफ एंजाइटी है, कहीं डोपामिन चेज है, हर तरफ अटेंशन हाइजेक है। मनस रील से भर गया है, चित्त इंप्रेशन से भर गया है, और अहंकार वो आपकी इमेज से चिपक गया है। तो बुद्धि गई है थक। यही मॉडर्न क्राइसिस है। आज लोग कहते हैं मुझसे फोकस नहीं हो रहा, असल में मन स्कैटर्ड है। लोग कहते हैं मैं बहुत ओवर थिंक करता हूँ,
असल में चित्त की वृत्तियां उठ रही हैं। लोग कहते हैं मैं छोटी बात पे टूट जाता हूँ, असल में अहंकार फ्रेजाइल है। लोग कहते हैं मुझे सही डिसीजन नहीं लेना आता, असल में आपकी बुद्धि ट्रेंड नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? इंडियन फ्रेमवर्क कहता है इंद्रियों को डिसिप्लिन में लाओ, मन को ऑब्जर्व करो, बुद्धि को शार्प करो और अपने चित्त को प्यूरिफाई करो, अहंकार को हटा दो और साक्षी में स्थिर रहना सीखो। ये कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ये इनर इंजीनियरिंग है। अब कुछ लोग कहेंगे क्या एंशिएंट फ्रेमवर्क को न्यूरोसाइंस से प्रूव किया जा सकता है? आंसर है हमें ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए। ये कहना गलत होगा कि बुद्धि इज इक्वल टू प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और चित्त इज इक्वल टू हाइपोकैम्पस। ऐसा 1-to-1 मैपिंग बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दोनों फ्रेमवर्क ह्यूमन एक्सपीरियंस को अलग लेवल पे जाके समझाते हैं। न्यूरोसाइंस ब्रेन के बायोलॉजिकल मैकेनिज्म के बारे में बताता है और इंडियन दर्शन इनर एक्सपीरियंस की फंक्शनल कैटेगरीज देता है, जैसे मैप और सैटेलाइट इमेज दोनों यूजफुल हैं। सैटेलाइट इमेज आपको लैंड का फिजिकल डिटेल दिखाती है, मैप आपको रूट और मीनिंग दे देता है। ब्रेन साइंस सैटेलाइट इमेज है, इंडियन इनर साइंस रूट मैप है। मॉडर्न रिसर्च कहती है कि ब्रेन सर्किट्स बिहेवियर और एक्सपीरियंस से जुड़े हैं और मेंटल इलनेस को समझने के लिए ब्रेन, बिहेवियर और एक्सपीरियंस तीनों की स्टडी ज़रूरी है। इंडियन विजडम कहती है एक्सपीरियंस को अंदर से देखो, तभी सफरिंग का रूट समझ आ जाएगा। साइंस कहता है ब्रेन प्लास्टिक है, इंडिया कहता है संस्कार तो बदले जा सकते हैं। साइंस कहती है अटेंशन ट्रेन हो सकता है, तो इंडिया कहता है धारणा और ध्यान से मन स्थिर हो सकता है। साइंस कहती है सेल्फ रेगुलेशन पॉसिबल है, इंडिया कहता है बुद्धि से मन को साधो। साइंस कहती है ट्रॉमा बॉडी और ब्रेन में इम्प्रिंट छोड़ता है, इंडिया कहता है चित्त में संस्कार जमा होते हैं। देखिए लैंग्वेज अलग है, डायरेक्शन सिमिलर है। इंडियन टेक्स्ट में सबसे सुंदर मॉडल इसका कठोपनिषद में मिलता है, जिसमें शरीर को रथ कहा गया, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम, बुद्धि को सारथी और आत्मा को उस रथ का स्वामी। अब सोचिए, अगर घोड़े अनकंट्रोल्ड हैं तो रथ तो कहीं भी भाग जाएगा, अगर लगाम कमजोर है तो घोड़े कंट्रोल नहीं होंगे, अगर सारथी सोया हुआ है तो दिशा खो जाएगी और अगर स्वामी जागरूक नहीं है तो आपकी पूरी यात्रा भटक जाएगी। ये कोई स्पिरिचुअल पोइट्री नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का कंप्लीट मॉडल है। बॉडी व्हीकल है, सेंसेस हॉर्स हैं, माइंड रेंस है, इंटेलेक्ट ड्राइवर है और सेल्फ वो पैसेंजर नहीं है, वो रियल मास्टर है। आज के समय में अगर इसे ऐसे समझें, फ़ोन नोटिफिकेशन वो आपका सेंसरी हॉर्स है, इंस्टेंट रिएक्शन मनस से है, पॉज एंड डिसाइड ये बुद्धि से है, ओल्ड हैबिट पैटर्न चित्त है, मेरी इमेज अहंकार है एंड आई एम ऑब्जर्विंग दिस ये ऑब्जर्वर है, ये साक्षी भाव है। इतना क्लियर मॉडल शायद ही आपको कहीं मिले। इसलिए भारत ने कहा पहले अपने इनर सिस्टम को समझो, क्योंकि जिसने अपना मन ही नहीं समझा वो दुनिया समझ के भी दुखी रहेगा। और इसीलिए हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट। इसलिए नहीं कि हमें ब्लाइंड प्राइड चाहिए, इंडिया इज़ द बेस्ट इसलिए क्योंकि भारत ने मनुष्य को सिर्फ शरीर नहीं माना, सिर्फ ब्रेन नहीं माना, बिहेवियर सिर्फ नहीं माना, सिर्फ सोशल आइडेंटिटी नहीं माना। भारत ने मनुष्य को लेयर्ड कॉन्शियसनेस माना। भारत ने कहा तुम्हारे अंदर थॉट है लेकिन तुम थॉट नहीं हो, तुम्हारे भीतर इमोशन है लेकिन तुम इमोशन नहीं हो, तुम्हारे अंदर मेमोरी है तुम मेमोरी नहीं हो, तुम्हारे अंदर ईगो है लेकिन तुम ईगो भी नहीं हो, तुम तो देखने वाले हो। और जब ये बात समझ आती है तो पूरी लाइफ बदल जाती है, क्योंकि जब गुस्सा आता है लेकिन आप गुस्सा नहीं बनते, फिर फियर आता है आप फियर नहीं बन जाते, फेलियर आता है आप फेलियर नहीं बनते, और सक्सेस आती है तो भी आप सक्सेस नहीं बनते। यही असली फ्रीडम है। आज दुनिया मेंटल हेल्थ क्राइसिस से गुजर रही है।
एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अटेंशन कोलैप्स, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये मॉडर्न वर्ल्ड की इतनी बड़ी चैलेंजेस हैं, लेकिन भारत कहता है इनका सॉल्यूशन बाहर मत ढूंढो, अंदर के इंस्ट्रूमेंट को समझो, मनस को ट्रेन करो, अपनी बुद्धि को जागृत करो, चित्त को साफ करो और अहंकार को हल्का करो और हमेशा के लिए साक्षी भाव में ठहर जाओ। यही है रियल इनर साइंस। तो अगली बार जब आपके भीतर विचारों का शोर उठने लगे तो खुद से पूछिए, ये ब्रेन की एक्टिविटी है, ठीक है, लेकिन इनर लेवल पर क्या हो रहा है? क्या मनस भटक रहा है? क्या चित्त पुरानी मेमोरी से रिएक्ट कर रहा है? या अहंकार हर्ट हो रहा है? या बुद्धि सच में देख पा रही है? क्योंकि जिस दिन आप अपने भीतर के इन लेयर्स को पहचान लेते हैं, उस दिन लाइफ की सबसे बड़ी क्लैरिटी मिलती है। और इसी रियलाइजेशन के लिए भारत ने हजारों साल पहले कहा था, मन को जानो, बुद्धि को जगाओ, चित्त को शांत करो और स्वयं को पहचानो। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ब्रेन को डिकोड कर रहा है, भारत ने इनर बीइंग को डिकोड किया था। दोनों मिल जाएं तो मनुष्य को समझने की नई सभ्यता बन सकती है। ब्रेन को वेस्ट ने समझा, माइंड को भारत ने समझा, और जब दुनिया माइंड और ब्रेन के बीच उलझी हुई थी, भारत ने मनुष्य को उसके अंदर से पढ़ लिया था। दैट इज व्हाई ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। थैंक यू।